क्या उत्तराखंड राज्य की डिमांड इसलिए थी कि प्रेमचंद जैसा चरित्र बने? क्या इसलिए राज्य मांगा था कि कुछ पार्टियां आएंगी, झूठे प्रलोभन देगी, उसके बाद उत्तराखंडियत पे डाका डालेगी? इसलिए तो नहीं मांगा था। सोचिए, जिन 42 लोगों ने इस राज्य के लिए अपना बलिदान दिया, उनके सपनों का उत्तराखंड तो आज भी नहीं मांगा। यहाँ का मूल पहाड़ी 10 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग पलायन करके, पेवर पलायन करके रोजगार के लिए, 64 लाख लोगों का ये राज्य था और आज 84 लाख, जब ये 9 नवंबर 2000 को राज्य बना तो 84 लाख हो गए। हमारे ही राज्य में हमारा ही खाके हमारे खिलाफ अपना एक संगठन खड़ा कर रहा है कि पहाड़ी भूखे मरेंगे, अब धंधा हम चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे। अरे भाई, आप व्यापारी थे, आपको हमने मंत्री बनाया, आप गाली दोगे हमको? अगर हमारे अस्तित्व को ललकारोगे तो बक्से नहीं जाओगे, भले तुम कितने ही ताकतवर हो जाओ। यूकेडी है तो मुद्दे हैं, यूकेडी है तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स एक बार फिर लेकर आया है आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिस पर आपको पता चलेगा उत्तराखंड की उस इतिहास के बारे में, उन बातों के बारे में जिसे कई बार जो है दर्शकों से छुपाया जाता है या फिर आधा अधूरा बताया जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खराब होता है, इंसान के नाश की ओर उसको लेकर जाता है। वैसे ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान दर्शकों को और हमें भी बस आधा अधूरा है। तो आज उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा समय दिया, अपना पूरा साथ दिया, ऐसे ही और यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट। तो सबसे पहले तो शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। शांति प्रसाद भट्ट एक ऐसा नाम जिसे अभी के टाइम पे बहुत ऐसी इस तरह से देखा जाता है कि अरे ये तो वो आदमी है जो बिना डरे कुछ भी बोल देगा, किसी भी टॉपिक को ऐसे हवा दे देगा या आग की तरह बढ़ा देगा। तो बाकी चीजों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस समय ये राज्य बना, इस राज्य की मांग उठी, आप लगातार इसमें अपना योगदान देते रहे और एक बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है इस राज्य के लिए। तो इस राज्य को जिन बुनियादी चीजों के लिए मांगा गया था, क्या वो चीजें वाकई में उत्तराखंड को मिली हैं या फिर एक छलने का काम किया गया है? सवाल सही है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, मास कॉम की स्टूडेंट भी रही हैं और आज अपना पॉडकास्ट चला रही हैं। क्या उत्तराखंड राज्य की डिमांड इसलिए थी कि प्रेमचंद जैसा चरित्र बने? क्या उत्तराखंड राज्य की मांग केवल इसलिए थी कि एक छोटा सा भूखंड हमको मिल जाए? क्या उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए थी कि हमको भ्रष्टाचार की सजा मिले? जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था, जिसके लिए 42 से ज्यादा शहादतें दी, क्या उसके अनुरूप उत्तराखंड का वो चरित्र सत्ताओं का आपको दिख रहा है? क्या कभी आपने कल्पना करी थी देवभूमि के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ में गलत काम होंगे? अंकिता उदाहरण है। श्रीनगर में बहुगुणा, पहाड़ के मध्य में रहने वाली लड़की, उसको मारने वाले का आज तक पता नहीं चल रहा। क्या इसलिए राज्य मांगा था कि कुछ पार्टियां आएंगी, झूठे प्रलोभन देगी, उसके बाद उत्तराखंडियत पे डाका डालेगी? इसलिए तो नहीं मांगा था ना। सोचिए, जिन 42 लोगों ने इस राज्य के लिए अपने बलिदान दिया, उनके सपनों का उत्तराखंड तो आज भी नहीं बना। उत्तराखंड क्रांति दल है तो मुद्दा जिंदा है। आज भी हम जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, गांव को विकास से जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहाड़ की राजधानी पहाड़ के मध्य में हो, पलायन रुके, गांव में खुशहाली हो, गरीब किसान कैसे समृद्ध हो, उसको विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति को उसी परिस्थिति के अनुसार उसको विकास से जोड़ा जाए। आज भी हम वही कह रहे हैं। आपको लगता है कि जो बलिदान देकर राज्य लिया आपका वो राज्य है? तो कौन दोषी है? उत्तराखंड क्रांति दल जो सीमित संसाधनों में आज भी उत्तराखंड के लिए लड़ रहा है, वो हमारा तो यही कहना है कि हम देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अगर तीर्थाटन हो तो आध्यात्म से जुड़े, यहाँ पर यदि पर्यटन हो तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का को रूबरू करता हुआ आदमी जाए। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में भी शराब पिए और केदारनाथ में भी वो शराब पिए। इसको तो मैं ना तो तीर्थाटन समझता हूँ ना पर्यटन समझता हूँ। देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास से यदि जोड़ा जाए
तब उत्तराखंड का विकास हो सकता है। आपको लगता नहीं है इन 25 सालों में बोली पे काम नहीं हो रहा, भाषा पे काम नहीं हो रहा। यहाँ का मूल पहाड़ी 10 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग पलायन करके, पेवर पलायन करके रोजगार के लिए। देखिए, पलायन एक सतत प्रक्रिया है विकास से जोड़ने के लिए। कोई शिक्षा के लिए पलायन करता है, खुशी की बात है। कोई देश रक्षा के लिए पलायन करता है, खुशी की बात है। मगर 2 जून की रोटी के लिए, 5,000 और 10,000 के लिए, होटल में काम करने के लिए अगर वो पलायन कर रहा है, कौन दोषी है? इसलिए राज्य मांगा था। हम कह रहे हैं कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था और आज 84 लाख, जब ये 9 नवंबर 2000 को राज्य बना तो 84 लाख हो गया। कारण हरिद्वार जोड़ दिया गया। हमने उसको भी स्वीकारा, ये कहकर कि सरकारों ने जो किया है ये भी हमारे हैं। आज 1,35,00,000 जनसंख्या हो गई और इन 25 सालों का विकास आपको दिख नहीं रहा है? जिस प्रेमचंद अग्रवाल को 5 बार विधायक बनाया पर्वतीय मूल के लोगों ने, वही प्रेमचंद अग्रवाल कह रहा है कि मुझको केवल इसलिए बाहर किया गया है कि मैं बढ़िया हूं। और मजे की बात, हमारे ही राज्य में, हमारा ही खाके हमारे खिलाफ अपना एक संगठन खड़ा कर रहा है कि पहाड़ी भूखे मरेंगे, अब धंधा हम चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे। ये शुरुआत है मणिपुर की ओर भाजपा का इस राज्य को ले जाने की। हम भी जनता को समझा रहे हैं, जनता समझ रही है। और एक दिन ऐसे गंदे चेहरों को हम जनता के बीच में राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी नंगा करेंगे। अरे भाई, आप व्यापारी थे, आपको हमने मंत्री बनाया, आप गाली दोगे हमको? और आपका चरित्र दिख रहा है कि कितनी अकुत संपत्ति जोड़ दी, बच जाओगे आप अगर उकसाओगे पहाड़ियों को। तो हमने सर्वधर्म सद्भाव की बात करी है। उत्तराखंड आंदोलन में हमने सबको साथ लेकर उत्तराखंड लिया है। यहाँ पर सलीम ने भी शहादत दी है तो सुखविंदर ने भी। हम उनको आज भी अपना देवता मानते हैं। हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। मगर यदि लकीर खींचोगे तो गुरुकुल नाटसन से बाहर फेंकने की भी ताकत रखते हैं हम। अगर हम इस देश के लिए गर्दन कटाते हैं, अगर हमारे अस्तित्व को ललकारोगे तो बक्से नहीं जाओगे, भले तुम कितने ही ताकतवर हो जाओ। धीरे धीरे जनता समझ रही है और हम सब समझा भी रहे हैं। और आप जैसे पोर्टल, आप जैसे पॉडकास्ट वाले हमको दिखा भी रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के अखबार, राष्ट्रीय पार्टियों के चैनल अगर उत्तराखंड की आवाज को दबाओगे, इससे उत्तराखंड क्रांति दल खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे देखते रहिए, सबके चेहरे नंगे हो रहे हैं। आपने बात उत्तराखंड क्रांति दल के खत्म ना होने की है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल था जिसने राज्य बनाने में एक अहम योगदान दिया। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि जिस दल को आज सबसे ऊपर होना चाहिए था, वो दल लगातार पीछे छूटता जा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, ये समझने वाली बात है। मानव विकास में भी 4.5-5 अरब साल लगे, तब आज हम एक दूसरे के साथ समझने और बोलने की बात को समझ रहे हैं। कहने का मतलब है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश एक विशालकाय राज्य था। उत्तराखंड वहाँ उपेक्षित महसूस कर रहा था कि हमको हमारी बोली भाषा पे काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इसलिए एक अलग राज्य की जरूरत थी। हमने संघर्ष किया, राज्य लिया। मगर राज्य बनने के बाद जिन बुनियादी चीजों पर काम होना था, नहीं हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का ये तासीर और चरित्र देखिए। जितने हिमालयी राज्य हैं, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, जितने भी देख लीजिए, वहाँ जितने भी आंदोलन हुए, हिंसक हुए, उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपने राज्य को कभी भटकने नहीं दिया। हमने सबको साथ लिया। हमने ये कहा कि जो हमारा भूखंड है, इसके अंदर रहने वाले हर एक नागरिक को हम संपन्न बनाएंगे। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि हमने किसी को ये कहकर मारा हो कि ये हमारा नहीं है। मुलायम सिंह ने 94 में जो गोलीकांड रामपुर तिराहे में किया, वो एक लाइन थी। अगर हम चाहते तो उत्तराखंड हिंसक हो जाता। मगर इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह हरी जी, दिवाकर भट्ट जी, विपिन त्रिपाठी जी, ये विद्वान लोग थे। इन्होंने कहा नहीं, नफरतों से कभी सत्ताएं ठीक से चल नहीं सकती। हमारी राज्य, हमारी सत्ताएं, अगर हमारे साथ सत्ताओं ने षड्यंत्र किया है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, हम हिंसक नहीं होंगे। बताइए, उस दौरान भी किसी को थप्पड़ मारा? आज प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहा है मैं बढ़िया हूं, मुझे इसलिए हटाया। वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे 5 बार इन्हीं पहाड़ियों ने विधायक मंत्री बनाया, तब तो वो चुप था, तब तो मेरा पहाड़, मेरा प्यार। और जैसे ही लूट के धंधे में
से तुमको साइड किया और तुम्हें लग गया दर्द और तुम भड़काने लगे। मैं पूछना चाहता हूं उन व्यवसायियों से, मत करो ऐसे, और अगर कर रहे हो तो निश्चित रूप से परमानेंट बंद कर दो दुकानें। देखते हैं तुम्हारी दुकानें बंद होने से कितने पहाड़ी भूखे मरते हैं। अरे तुम उत्तराखंड आंदोलन के दौर में भी कहा करते थे ये उत्तराखंड बन गया तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, मगर आज वही लोग हमारी छाती पर आकर हमारे को मूंग दल रहे हैं, मगर हम फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। मगर अब पहाड़ियों को ललकार रहे हो आप। ये वो चरित्र है, ये 25 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिए हुए बीज हैं जो आज हमारे लिए यहाँ खतरा बन चुके हैं। धीरे धीरे हम जनता को समझा रहे हैं कि इन राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्र के नाम पर वोट देना बंद कीजिए। यूकेडी है तो मुद्दे हैं, यूकेडी है तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर राष्ट्रीय पार्टियां ही अगर इस राज्य में होती तो उत्तराखंड के अंदर आज सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। अरे ये तो दोनों पार्टियां ऐसी हैं, आपको शायद वो जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस की नेता थी एक, दिवंगत हो गई, बोलना नहीं चाहिए अब, मगर बात आ गई तो छोड़ेंगे भी नहीं। वो बैंकॉक की तरह देखना चाह रही थी उत्तराखंड को। यूकेडी थी तो हमने उसके उस मंसूबों को उत्तराखंड में नहीं लगने दिया। नरेंद्र सिंह नेगी के गानों पे बैन लगी, यूकेडी थी तो नौछम्मी नारायण के कैसेटें जम के बिकी और वो बैन खत्म करवाया। तो मेरा कहने का मतलब है हम हैं तो आज भी आपको संघर्ष दिख रहा है। यूकेडी के उस षड्यंत्र के तहत बदनाम जरूर कर रहे हैं लोग, मगर हम घबराए नहीं हैं। हम कमजोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से, हमारा संगठन कमजोर हो सकता है, मगर बुनियादी मुद्दों में किसी की औकात नहीं है यूकेडी के नजदीक भी खड़ा हो जाए। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्री पर कार्रवाई करनी पड़ी। हम हैं, आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। महेंद्र भट्ट बोलता है हम जो सड़क छाप हैं, भूल गया कहां था। जहां से महेंद्र भट्ट की शुरुआत हुई तो वो तो सड़क छाप के लायक भी नहीं था। वो जो अपनी कौम को सड़क छाप कह दे, आप सोच सकते हो कैसी सड़ी मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल। जो सुबोधुनियाल जन्म धरती पे लेता है और कहता है मैं बिहारी हूं, समझ सकते हो इनका मानसिक संतुलन कितना खराब हो चुका है एक पासवान के लिए। ये सब लुटेरे हैं, इनको यदि लाभ दिखेगा तो ये अपने घर में अपने माँ बाप का नाम लेना बंद कर देंगे। ये इस कदर बेईमान लोग हैं। तो इसलिए आप हमसे चाहे कितना ही सवाल करें, यूकेडी है तो पहाड़ जिंदा है। पहाड़ को जिंदा रखने की बात की जा रही है। अच्छा, एक सवाल ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भट्ट जी कि उत्तराखंड जब बना था तो यहाँ के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बना था। आप तो खुद इस आंदोलन में थे। रामपुर तिराहे में हमारी माता बहनों के साथ जो कुछ हुआ था, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज मुझे खुद, मैं जितने साल का हमारा उत्तराखंड है, खुद मुझे उतने साल हो गए इस उत्तराखंड को देखते हुए। तो जब हमने देखा था तो इसकी शुरुआत मैं खुद कहती हूँ कि हमारे गांव बड़े शांत थे। जिस गांव से मैं आती हूँ बहुत शांत थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम खुद उस गांव में पैदल नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। धीरे धीरे करके हमारे हाथों से जमीन निकलती गई, धीरे धीरे हमारे हाथों से हमारे रोजगार निकलते गए। तो आने वाला क्या फ्यूचर है हमारे उत्तराखंड का? बड़ा तीखा सवाल किया है। दर्शक इस बात को समझेंगे। हम लोग कौन है? सर्विस क्लास। हम पूरे भारत को ईमानदार कर्मचारी देने वाला राज्य है। अगर हम हैं तो बॉर्डर सुरक्षित है। बिल्कुल। हमको संरक्षित करने की जरूरत थी। ये काम दिल्ली में बैठी सल्तनत का काम था। वो यहाँ शेड्यूल 5 लगाती, सख्त भू कानून करती, और हम जैसे लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए पेंशन स्कीम लागू करती। उत्तराखंड में हर परिवार से एक सैनिक को देने के लिए और ऐसी नीतियां बनाते कि यहाँ का लड़का बॉर्डर की सेवा भी करे और अपने राज्य की सेवा भी करे। जिनको आपने सत्ता दी, ये व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं। इन्होंने हमारी पेंशन खत्म कर दी, नौकरियां खत्म कर दी। आज गांव के अंदर 100-100 रुपए के लिए संघर्ष हो रहा है। 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही, हमारे वंश रुक गए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को देशभक्त पार्टी कहूं या देशद्रोही पार्टी कहूं? बताओ। ये देश के साथ द्रोह नहीं है कि जो व्यक्ति इस देश के लिए गर्दन कटाने वाली कौम है उसको आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर रहे हो। अगर पहाड़ी वाकई कमजोर हो जाएगा, सेना में नहीं जा पाएगा, तो आपको कहां मिलेंगे सेना में? 20 साल के बाद आपको ईमानदार कर्मचारी और सैनिक मिल पाएंगे इस राज्य से? कौन दोषी है? दूसरा सवाल आपने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में आपने इतना बड़ा आंदोलन किया। आप बताएं उत्तराखंड आंदोलन की परिकल्पना क्या थी? गांव में बूढ़ी माँ से अगर बोलते थे बड़ी उत्तराखंड आंदोलन में बहरानी
क्या मिलन तिथि ये बेटा म्यार ना तो नौकरी लग जाए। इस सोच के लोग थे हम तो सत्ता का और षड्यंत्र समझते ही नहीं थे। सीधे लोग थे तभी तो लूटे जा रहे हैं, देश के नाम पे वोट दे रहे हैं तभी तो हम लूटे जा रहे हैं। यदि हम राजनीतिक लाभ जानने वाले लोग होते तो आज हम अपना राज्य दूसरों की तरह लूटने के लिए नहीं देते। नागालैंड में बना के दिखाओ सरकार, मिजोरम में बना के दिखाओ सरकार, वहां क्षेत्रीय दल पनप रहे हैं। हम क्यों नहीं पनप पा रहे? क्योंकि कर्मचारियों के बीच के हैं, गरीब हैं, हमारा मजाक उड़ रहा है। आपने कहा हमारी जमीनें, आपको मालूम है अगला युद्ध किस पे होगा? मैं आज बता रहा हूं आपको, पूरा वातावरण बिगड़ चुका है, शुद्ध वातावरण नहीं है। कोरोना आपने देख लिया है, अब शुद्ध हवा और शुद्ध पानी इसका झगड़ा हो रहा है। आज शहर में 24 घंटे में आप 100 से 150 रुपए का पानी पी जाते हो। बिल्कुल, पानी मिलना बंद हो जाएगा। जैसा अभी मार्च का महीना है, कितनी गर्मी हो गई। जिस दिन पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? ये जिस तरीके से ब्लास्ट कर 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 आप कभी माना में जो है देखते हो 57 दब गए, कभी केदारनाथ में आप देख रहे हो, ये क्या है? ये अनियंत्रित विकास का परिणाम है कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए हैं बर्फ से। तो अगला युद्ध पानी का होना है। हमारी चिंता वो भी है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमको भूगर्भ वैज्ञानिकों की सोच के तहत उत्तराखंड का डेवलपमेंट करना है। इनका क्या, ये तो लुटेरे हैं, विकास के नाम पर धे मार ब्लस्ट करा और बनाया खा भाग्य। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी गई, किसी एक पे भी काम नहीं हुआ। ना तो मेरी गांव की बूढ़ी माँ का सपना पूरा हुआ कि मेरा बच्चा मेरे घर में शाम को आए, घर में उदासी ना हो। आपको पहाड़ की 100 बहुओं से मैं अगर आप उनका इंटरव्यू ले लो तो 99 बहू ऐसी हैं जो गांव में अकेली है। पति कहाँ है कि बॉर्डर पे, पति कहाँ है कि बंबई। तो उस लड़की की जवानी, उस लड़की की उदासी, उसके द्वारा पाला हुआ बच्चा, आप क्या सोचते हो संपन्नता दिखेगी जिसकी माँ पे 24 घंटे आंसू है? ना वो दिवाली में आ रहा है, ना होली में आ रहा है, इतना परेशान है वो बाहर, वो अपना घर नहीं चला पा रहा। क्या ये राज्य ऐसा होना चाहिए था? क्या आपको ऐसा राज्य नहीं दिखना चाहिए था कि बेटा सुबह ड्यूटी करे शाम को अपने घर आए? अरे भाई, जंगल से आपने हमको दूर कर दिया। भू कानून, वो वन अधिनियम बनाकर 1980 के बाद हम जंगल में नहीं जा सकते, मुकदमे हम पे लग रहे। आपने बंदरों, जंगली जानवरों के कारण हालात ऐसे बना दे, हम अपने खेती पे काम नहीं कर पा रहे। जब हम खेती नहीं कर पाएंगे, जंगल से हमको दूर कर दिया, तो पहाड़ में खाने के लिए है क्या? हमको मजबूर करा जा रहा है ताकि हम भागे यहां से। और जब हम भागें तो वहां पर आकर कोई भी टाटा, कोई बिरला, कोई बड़े बड़े उद्योगपति ये पर आकर अपना ऐशगा बनाए। मतलब देवभूमि के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ में शराब मिले इसलिए राज्य को मांगा था। बहुत सी बातें हैं, समझने वाली बात है। उत्तराखंड क्रांति दल का विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि ये सत्ता में चले जाएंगे तो क्या होगा। हमारा विरोध इसलिए हो रहा है कि हम मानव विकास को इस कदर तरीके से करेंगे कि पूरा विश्व देखेगा कि यदि लोकतंत्र के मूल अवधारणा को देखना है तो उत्तराखंड में जाकर देखिए। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने सबको साथ लेके राज्य लिया, झगड़े नहीं होने दिए, अब सत्ता में आया है तो सबका मानव विकास हो रहा है। मानव के जो मौलिक अधिकार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार, इससे जोड़ने की तो जरूरत है। किसी से झगड़ा थोड़ी ना है। अरे कोई यादव है, कोई पासी है, गडरिया है, वो जी बेचारा अपना कमाने खाने के लिए आ रहा है, कमा खा। हमारा झगड़ा इस बात का है, तो आया तो तू ठेली लगाने था, अब तू मालिक बन गया। पासवान कल तक राजमिस्त्री का काम कर रहा, नाम लिखना आ नहीं रहा, वो यहां मेयर बनेगा? मतलब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहे? ऋषिकेश के अंदर सब अनपढ़ हो गए? क्यों नहीं किसी वेदाचार्यों को आज बनाया तुमने मेयर? हमारा झगड़ा इस बात का है। ऋषिकेश देव नगरी है, योग नगरी है। अगर किसी वेदाचार्यों को बनाया जाता मेयर, एक संदेश जाता कि देवभूमि का ये चरित्र है, देवभूमि का वो चरित्र है जिसे बोलना नहीं आ रहा। आपने उसका इंटरव्यू सुना होगा कि हमने उत्तर प्रदेश में योगी नहीं बोल पा रहा, हमने उत्तर प्रदेश में ओगी को, जो व्यक्ति बोलना नहीं जान रहा है और भाजपा उसको चेहरा बना रही है राजनीतिक लाभ के लिए कि जितने बिहार के लोग आ रखे हैं वो जो है हम साध लेंगे। ये आपको माफ करना, आपको स्वीकार हो सकता है, हमको नहीं। हमारा ये कहना है यहां पर विधायक भी साइंटिस्ट होना चाहिए, यहां विधायक भी वेदाचार्य होना चाहिए। सदन में जाए तो पता चलना चाहिए कि मानव विकास के लिए सदन में कैसी चर्चाएं हो रही। दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मूल मुद्दों पर बात होती है तो सदन में दोनों पार्टियां बारी गमन कर देती हैं। रोजगार पर नहीं बोलते,
भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते, विकास पे नहीं बोलते, पलायन पे नहीं बोलते, नौटंकी करते हो और बजट पास कराया और उसके बाद सदन खत्म और चल दो बाहर। और जब एक बटोला बोलता है तो सारे चुप हो जाते हो। नहीं दिख रहा आपको? ये पीड़ा है हमारी। सदन में बेईमान लोग पहुंच गए। बुटोला की अगर बात करें, आपको थोड़ा यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, बुटोला की अगर बात करें कि अधिकतर सदन में ये देखा जाता है कि जब विपक्ष का कोई एक व्यक्ति विरोध करता है तो सारा विपक्ष एक साथ हो जाता है, लेकिन बुटोला का साथ उनकी भी पार्टी ने नहीं दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं ये भी देखना बनता है और ये सवाल जरूर उठता है कि क्यों नहीं विपक्ष भी एक साथ है। विपक्ष, अगर हम विपक्ष की भी स्थिति देखें तो विपक्ष अगर अपने साथियों का साथ नहीं देगी तो किस तरह से विपक्ष मजबूत हो पाएगा? बहुत सही सवाल किया। कभी आपने रिसर्च करा? आप पत्रकार हैं, विधानसभा में कौन पहुंचा हुआ विधायक बन के? शांति प्रसाद भट्ट तो नहीं पहुंचा ना। संघर्ष का मुझे एक आदमी बता दो, कोई जिसने संघर्ष किया हो, लाठी खाई हो, डंडे खाए हो, कोई आंदोलनकारी पृष्ठभूमि का हो, बता दो मुझे। अब आप कहोगी विनोद चमोली तो है, बोलोगी ना, मैं बता दूं। विनोद चमोली लड़के देखना अपने दम पे, अगर 500 वोट भी लिया है। ये सब राजनीतिक बेईमान लोग हैं। कौन है पहाड़ में कमाई के स्रोत? क्या है? ठेकेदार, यही तो है। बिल्कुल। तो जो ठेकेदार जिसने सीमेंट गारे में गड़बड़ करी होगी, जिसको सरकारी बजट में डकैती डालने की आदत पड़ गई, उसे विधायक बनाओगे तो वही काम करेगा। बता दो मुझे, विधानसभा में कितने साइंटिस्ट हैं आपके? मुझे बता दो आपके पढ़े लिखे कितने डॉक्टर हैं, कितने वेदाचारी हैं? किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का चेहरा होता है, वहां की विद्वता कहां दिख रही है कोई वहां? धामी की योग्यता बता दो क्या है? जो बच्चा बच्चा बोल रहा खनन माफिया, शराब माफिया, शांति प्रसाद भट्ट को बोल के दिखाए कोई। मगर क्या करें, 20 करोड़ में विधायक बनना है, इसलिए ऐसे ऐसे लोग जीत के जा रहे। तभी तो विधानसभा में बुटोलों का समर्थन नहीं हो रहा, क्योंकि सब बुटोलों का समर्थन दे दिया, कर दिया तो खत्म हो जाएंगे हम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, आपने उसका चेहरा देखा जब बुटोला चिल्ला रहे थे कि मैं पहाड़ को गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, और विधानसभा अध्यक्ष उसको धमका रही थी। नया बच्चा है वो, सदन में अपने प्रदेश का दर्द बता रहा है, सुन नहीं सकती थी? राजनीति वहां नहीं होगी तो कहां होगी? किसी अखबार ने छापा? नहीं छापेंगे। और यशपाल आर्य जी अगल बगल झांकने लगे। जो यशपाल आर्य 24 बात पे बहिर्गमन करता है, वो यशपाल आर्य क्यों नहीं पूरा सदन से बाहर निकला? क्यों नहीं बाहर धरने पे बैठा? क्यों नहीं ऋतु खंडूड़ी का इस्तीफे की मांग करी? क्यों नहीं उत्तराखंड के अपमान पर जो भाजपा पूरी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण किया? यूकेडी है, पूरे पहाड़ों के अंदर हम संदेश दे रहे हैं। हम कमजोर हो सकते हैं पैसों से, विचारों से नहीं। उतनी उम्र नहीं है जितने मुकदमे लग चुके हम पे। ये सोच के कि गरीब आदमी है, मुकदमों में उलझा दो, डर जाएगा। अगर 42 शहादत देने वालों में अगर 43वां शांति प्रसाद भट्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरे हुए हैं। हम हैं तो मुद्दे जिंदा हैं, हम हैं तो उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस को नाको चने चबा रहे पड़ रहे हैं। और लखपत बुटोला ने तो ये साबित कर दिया कि हम महाभ्रष्ट बेईमानों को सरकार में भेज रहे हैं, वो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो। है किसी की हैसियत इस तरह बोलने की? और जिस लखपत बुटोला को आप कोड करके बात कर रही हो, आज वो लखपत बुटोला की जांचें शुरू हो जाएंगी। और जब जांच शुरू होगी, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि है तो कांग्रेस पृष्ठभूमि का, जब उसे डरा दिया जाएगा बुरी कदर, पता लगा गूंगा हो गया वो भी विधानसभा में। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं शंका जता रहा हूं, इसी धामी को हरा के आया था विधानसभा में, जिसने बेरोजगारों की आवाज उठाई थी, भुवन कापड़ी, याद होगा आपको? बिल्कुल। उसने बेरोजगारों की आवाज उठाई। गोविंद सिंह कुंजवाल फंस गया, हरीश रावत फंस गया, तुम्हारा यही प्रेमचंद फंस गया, पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय फंस गया था उसमें। आज कहाँ है भुवन कापड़ी? उसे बोलने नहीं दिया जरा सदन में। आप पत्रकार हो, माफ करना, मेरी तो बेटी की उम्र की हो, पर कभी किसी ने चलाया उस चीज को? भाई मेरा कांग्रेस से 36 का आंकड़ा हो सकता है, पर भुवन कापड़ी यार नौजवान लड़का है, आना चाहिए ऐसे बच्चे को आगे। मतलब 24 घंटे यशपाल आ रही है दिखेगा, उसके क्यों नहीं संपत्ति की जांच हो रही? क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई और उत्तराखंडियों की आफत आई। हम हैं, निडर होके लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर एक दिन मेरा विश्वास है
गुरुकुल नारसन से लेके बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती से जिताकर भेजेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन हम सत्ता में बैठ गए तो सत्ता भोगने के लिए नहीं है, बहुत कुछ सुधारने के लिए होती है। वो लोग राज्य छोड़ के भाग जाएंगे जिन्होंने राज्य के स्वरूप बिगाड़ा है, और जिन्होंने लूटा है उल्टी करा कर अगर हम राजकोष में उनका पैसा जमा ना करा दिया तो काहे के नेता, काहे के आंदोलनकारी। देखते रहो, यूकेडी कमजोर नहीं है, यूकेडी मजबूती से संघर्ष कर रही है, और हम हैं तो आस भी जिंदा है। बिल्कुल सर, और एक आस ये आज के युवाओं में देखने को जरूर मिलती है। अच्छा, ये काफी काबिले तारीफ मैं समझती हूँ उत्तराखंड के लिए कि प्रेमचंद अग्रवाल के जब उन्होंने ये बयान दिया था सदन में, तो उसके बाद पूरा उत्तराखंड एक हो गया और उन्होंने इतना जमकर विरोध किया कि प्रेमचंद अग्रवाल को मजबूर कर दिया इस्तीफे के लिए। अब एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड जब बना था, बने आज 25 साल हो गए हैं। जिस समय ये बना था, आप खुद बता रहे हैं कि उस समय इस तरह से नहीं चीजें हुई थी जैसा आज हो रहा है। पूरा उत्तराखंड, चाहे वो सिख समुदाय था या अलग अलग समुदाय के लोगों ने मिलकर एक उत्तराखंड बनाया था, उत्तराखंड मांगा था, तब जाके ये राज्य मिला उनको, है ना। इस राज्य में हम तब जाकर आज हैं। लेकिन आज जो है स्थिति बना दी गई है पहाड़ी और मैदान वाली। और अगर हम मैदान की बात करें, अगर मैं अभी जो चुनाव हुए हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी रही ऋषिकेश की, वहां पर 100% ये दिख रहा था कि जीत रहे हैं मास्टर जी। लेकिन अंत समय पे वहां पे पार्टी बदल गई, पारी बदल गई और पासवान जी जीतकर वहां पर मेयर बन गए। तो किस तरह से आप ये सारी स्थिति देखते हैं? मास्टर जी कौन था? कांग्रेस का। कांग्रेस पृष्ठभूमि का था, उसे टिकट नहीं मिला। किसने खड़ा करा? जिनका टिकट कटा वो कौन थे? भाजपा की थी। और जिसकी राजनीतिक हत्या हुई वो कौन था? वो भी भाजपा का था। वो चाहे अनिता ममगाई हो, चाहे संदीप गुप्ता हो। इन तमाम विरोधियों ने मास्टर जी को खड़ा कर दिया, खूब पैसा लगाया, पर जब उनको सबको बड़े बड़े नेताओं ने दबाया, धमकाया और उनके लाभ उनको दिखाए, बताए, ये आपको पता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं। मास्टर जी की हवा बनती रही, लास्ट के 2 दिन बाद मास्टर जी की हवा खत्म हो गई। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 100 में से 90 वोट वहां पहाड़ियों के थे, मास्टर आ रहा क्यों? वही लोग फिर मास्टर के खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं नहीं देखो, हमें तो अपनी पार्टी से बाहर नहीं जाना। और वो बेचारी जनता जो भावनाओं में भड़क तो गई। तो आप जो कह रही हो ना कि मास्टर जी के पक्ष में थे, मास्टर के पक्ष में कोई नहीं था। ये लोगों ने अपने अपने एडजस्टमेंट करने के लिए मास्टर को मोहरा बनाया। अगर वाकई मास्टर उत्तराखंडी है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप पत्रकार हो, मास्टर यूकेडी में क्यों नहीं लड़ा? हमने तो उसके लिए टिकट भी ले लिया था। क्यों नहीं लड़ा हमसे? क्योंकि यहाँ से पैसा नहीं मिलना था। यहाँ तो भावनाएं हैं, विचार हैं, क्रांति है, आप उस पर काम करो। पर क्यों? क्योंकि किसी के पैसे पे काम कर रहा। जब किसी के पैसों पर काम करना है तो जिसके पैसों पे काम करोगे उसी की भाषा तो बोलोगे। और आपको दिख नहीं रहा मास्टर का चरित्र? एक थर्ड फ्रंट बन गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें उत्तराखंड से प्यार है तो आओ ना यूकेडी में। क्यों थर्ड फ्रंट बन रहा? आपको नहीं पता कि 2-2, 3-3 हजार वोट काटो फिर भाजपा के लिए काम करो? ये सब वो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो उत्तराखंड को कमजोर कर रहे हैं। यूकेडी में क्या पाप है भाई? मैं तो 40-42 साल से यूकेडी में काम कर रहा हूं। क्या जिस तरह की नौटंकियां ये कर रहे हैं हम नहीं कर सकते थे? क्या निजी लाभ मैं नहीं ले सकता था? मेरा पहनावा बता देता है कि मैं संघर्ष का व्यक्ति हूं। और जिसे 2 दिन अभी संघर्ष करते हुए नहीं, उसका पहनावा नहीं बता रहा आपको कि किसके पैसों पे नाच रहा। शांति प्रसाद भट्ट के अकाउंट में 10 रुपए नहीं दिख रहे, ये नए नए कल के लौंडे, इनके पास पैसा कहां से आ रहा? नहीं आ रहा समझ में। मगर क्या करें? धोखा दो, झूठ बोलो, किसी के इशारों पे काम करो, किसी के लिए पोषित होके करो, और उसके बाद को हमें तो राज्य से बहुत प्यार है। यह नौटंकी नहीं चलेगी। जिसे राज्य से प्यार है वो आए, बुनियादी सवालों पर अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत करे। इसने राज्य बनाया, इसकी लेगेसी है। और क्या लेगेसी है बताओ? कांग्रेस की लेगेसी तो है देश आजाद किया। भाजपा की लेगेसी है कि वो हिंदू मुस्लिम करके उन्मादी पार्टी है। उत्तराखंड क्रांति दल की भी लेगेसी है जन संघर्षों के बलिदानों से बनी हुई पार्टी है, राज्य बनाने वाली पार्टी है। हम ताकतवर हैं, वो जो कल तक मम्मा माँ जी का दूध पी रहे थे, सुबह कह रहे कि शाम को कह रहे कि ना अब हम ही बड़े वीर हैं। समझिए,
मेरी बात तीखी लग रही होगी आपको, क्योंकि आप भी उसी युवा पीढ़ी के हो जो भटके हुए हो। माफी से के साथ कह रहा हूं, मगर सच बोलने की और सच दिखाने की ताकत नहीं है किसी को। आपकी बात पे आती हूँ मैं। आपका कहना है कि युवा जो है भटका हुआ है या फिर किसी और की बातों पे चल रहा है। इन्हीं युवाओं में से कुछ लोग यूकेडी में भी थे। हम्म, अगर हम शिव प्रसाद सेमवाल की बात करें, मोहित डिमरी की बात करें, हम्म, लूसन टोडोरिया जैसे हम्म, युवा जो आज एक तीसरी पार्टी के रूप में अपना एक मोर्चा खोले हुए हैं, हम्म, ये पहले आए थे यूकेडी में, हम्म। फिर क्या वजह रही कि ये निकल लिए? बहुत सही सवाल किया बेटा। शिव प्रसाद सेमवाल को डोईवाला से चुनाव लड़ाया, भाजपा कांग्रेस में मिलता चांसों से। शिव प्रसाद सेमवाल को उत्तराखंड क्रांति दल ने 2 महीने में मीडिया का पूरा जिम्मेदारी दे दी, ये कह के कि आप ड्राइव करो। कोई पार्टी दे देती? घुटने छिल जाते हैं, जिले में पद नहीं मिलता। हमने सीधा सिर पे बैठाया, हर एक बात शिव प्रसाद सेमवाल कहता था, हम मानते थे। क्या कारण है? शिव प्रसाद ने जो है चुनाव भी लड़ा, सब कुछ किया, अपराध आरोप लगा और भाग गया। आपको पता है शिव प्रसाद सेमवाल ने कितना बड़ा अपराध किया? उत्तराखंड क्रांति दल के पूरे कार्यालय में कब्जा करने की कोशिश करी। किसके इशारे पे पोषित हो रहा था? उसका उद्देश्य कब्जा करना था? उसका उद्देश्य उत्तराखंड में राजनीति करना था या संपदाओं पे कब्जा करना था? पूछता है कोई उससे? हमसे नाराज क्यों हुआ? मुझे तो आज तक नहीं पता। हम तो आज भी कह रहे हो अपने घर में लड़ो। ये क्या है, अपनी दुकान खोल के चल दिए? ये छोटी छोटी दुकानें खोल के क्या तुम उतना बड़ा युद्ध जीत जाओगे? अब आप मोहित डिमरी की बात कर रहे हो, पत्रकार था, पढ़ा लिखा है। शांति प्रसाद भट्ट ने उसके टिकट के लिए रात दिन एक कर दिया। रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा, 4,500 वोट पड़ी। क्या कारण है वो रुद्रप्रयाग में संघर्ष नहीं कर रहा? बहुत प्यार है ना उसको उत्तराखंड से, तो जिस 4,500 लोगों ने उसको वोट दिया वो वहां जाकर क्यों नहीं संघर्ष कर रहा? नहीं, यूकेडी छोड़ दो, यूकेडी को गाली दो, उसके बाद पोषित तो आपको सभी करेंगे। जितना यूकेडी कमजोर होगी उतना बाहर वाले हमारी छाती पर जो मूंग दलेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर वो जो धरने प्रदर्शन और पहाड़ियों को गाली दे रहे, ये इसकी शुरुआत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहित को पे ऐसी क्या कमी रह गई? लुसुन टोडेरे को तो यूथ का अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल, भाजपा कांग्रेस में बन जाता। कहने का मतलब है सबसे सरल है, गरीब का कितना मजाक उड़ा लो, और जो अपनों का मजाक उड़ाता है वो खुद मजाक के पात्र होते हैं। वो खुद मजाक के पात्र होते हैं। ये जो गलतियां कर रहे हैं, एक दिन इनको इतना पश्चाताप होगा अपने पे, इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इन्हें गलत फहमी है कि हम चुनाव में जो है बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे। आंदोलन के लिए 400-500 आदमी कहीं भी खड़ा कर दो, मगर जब वोट मांगने आता है तो आपका पूरे चरित्र का आकलन होता है। उत्तराखंड बेवकूफ नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इतने शहादत दी, इतना संघर्ष किया, जिसकी लेगेसी में ही संघर्ष है, बुनियादी मुद्दों पे लड़ने वाली है, जब हमारी जमानतें जब्त हो रही, इनका क्या होगा? शांति प्रसाद भट्ट भले ही 2 लाख 5 लाख खर्च करे, ये 50 लाख खर्च कर देंगे, सत्ता के नजदीक नहीं जाएंगे। और इनको जो पोषित कर रहे हैं वो भी इनको उतने तक ही रखेंगे जितने तक ये बस दूसरे का नुकसान पहुंचा सके, दूसरे में यूकेडी। तो जनता देख रही है, समझ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और इन्हें भी लग रहा है कि हमसे गड़बड़ हो रही है। देखते रहिए अभी 2 साल में क्या हाल होता है। अच्छा, अभी कुछ कुछ दिन पहले ही मेरी कांग्रेस के उत्तराखंड की जो प्रमुख प्रवक्ता है गरिमा दसौनी जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी ये चीज कही थी कि जो युवा है, जैसे कि अगर मैं नाम लेना चाहूंगी, बेरोजगार संघ के जो हमारे बॉबी पंवार है, तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था जब भर्ती घोटाले हुए थे। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद उन्होंने जो है तुरंत ही ये अनाउंस कर दिया कि वो राजनीति में है। और इस चीज के लिए गरिमा दसौनी के ये वाक्य है कि उन्होंने कहा था कि युवा जो है जिन मुद्दों के साथ आता है अपनी छवि बनाने, उसके बाद उन छवि को पीछे छोड़ के वो राजनीति में कदम रख लेता है, जो कि बहुत जल्दबाजी है। तो आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? उन्हीं युवाओं में से कई के पिताओं ने हमसे संपर्क किया कि हमारा बेटा बर्बाद कर दिया, मुकदमे लग गए। अब ये मुकदमे 5-7 साल 10 साल तक हटेंगे नहीं और हमारे बेटे की नौकरी लगेगी नहीं, सेना जाने लायक रहा नहीं, अपने राज्य में मिल नहीं रही, हमारा तो बेटा भविष्य बर्बाद हो गया। अब कैसे समझाएं? ये बॉबी पंवार पे आरोप लग रहे हैं। और बॉबी पंवार अगर नौजवानों के लड़े लड़ रहा था, मुझे बता दो कितने नौजवानों को आपने रोजगार दे दिया? सही बात है। कितनों को दिया? और जिन नौजवानों को सपना दिखा रहे हो
तो क्या आप उत्तराखंड में ये चाहते हो कि उत्तराखंड में आप सारी सरकार बना लोगे? आप इस काम से जहां से जीतते वो भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि देखिए शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल का है ना, तो शांति प्रसाद भट्ट के पीछे एक इतिहास भी है कि ये यूकेडी में दरी भी बिछाई इसने। शांति प्रसाद भट्ट का ये इतिहास भी है कि ये पहाड़ का जनूनी लड़का है। शांति प्रसाद भट्ट का ये इतिहास भी है कि सबको साथ लेके चलता है। शांति प्रसाद भट्ट ये भी जानता है कि इस राज्य के लिए बलिदान देने वाला सरदार सुखविंदर भी है। शांति प्रसाद ये भी जानता है कि इस सलीम ने भी इस राज्य के लिए बलिदान दिया है। मैं कैसे किसी के बलिदान को भूल जाऊं? सही बात है। कैसे भूल जाऊं? इसीलिए आप अक्सर देखती होंगे यूकेडी के नेता बोलते हैं गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाले आदमी उत्तराखंडी है। हाँ, हमारी जिद है ये। जब पंजाब में पंजाबी हो सकता है तो भाई उत्तराखंड में उत्तराखंडी क्यों नहीं हो सकता? ये भाजपा कांग्रेसी तो बांट रही मैदान और पहाड़ में, और ये बटे हुए तभी तो कट रहे। नीचे वाले ज्यादा नुकसान में, जो 10-20 बीघा का जमीन का मालिक था बेचारा, वो 5,000 की नौकरी में सिमट गया। सारी जमीनें किसकी बिक गई? हमसे ज्यादा तो पीड़ित नीचे गुरुकुल नारसन के लोग हैं, उधम सिंह नगर के लोग हैं। कहने का मतलब है हमें बदनाम कर रहे हैं, मगर हम फिर भी अपनी तासीर के साथ हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड में उसका स्वागत है। अगर रोजगार करने आया तो रोजगार करे, मालिक ना बने। मालिक ना बने, धरती पुत्रों के हक पर डाका ना डाले। षड्यंत्र करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, फिर भाई बन के रहोगे तो तुमको प्यार से सजोएंगे। बहुत सी बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड में ये जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, ये भटके हुए लोग हैं। मैं इनसे उम्मीद करूंगा, आओ अपने घर को संवारो, आओ क्षेत्रीय दल को मजबूत करो। नहीं चलेगा काम, आपस में हम लड़ेंगे तो इन बड़े बड़े जो है शक्तिमानों से हम जीत नहीं पाएंगे। इनके पास तो पैसा है, ये तो लालच में क्या क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते। तो अगर हम बटेंगे तो पहाड़ के ही बोट कटेंगे, पहाड़ के ही बोट कटेंगे तो मुद्दे पहाड़ के ही खत्म होंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आओ मिल के लड़ते हैं। अरे बॉबी, जब तुम लोकसभा लड़े, बावड़े की तरह हम घूमे। ठीक है, तुझे 168 वोट पड़ गए, खुशी की बात है। अगर तू जीत जाता तो, अगर ये तेरा चरित्र था, कितना बड़ा धोखा होता उत्तराखंड की जनता के साथ। भगवान एक उम्मीद जगाकर पीछे हाथ खींच लेता है। हम जमानतें जब्त होने के बावजूद भी मुद्दे नहीं छोड़ रहे, और उसने 1,68,000 वोट क्या पड़ी, उसने बेरोजगारी छोड़ दी है। वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। ये जनता देख रही है, आकलन कर रही है, सब समझ रहे हैं। बहुत जल्दी इसका खामियाजा उन्हें भुगतना न पड़ जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, आओ मिलके लड़ो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है कि पहाड़ों में पलायन तो हुआ है, ये तो खैर इसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, लेकिन मैदानों में इतना वोटर कैसे बढ़ गया? तो जितना बाहर के व्यक्ति का वोट बढ़ाओगे, उतना उत्तराखंड के मुद्दों पर, उत्तराखंड की संपदाओं पर बाहर वाले बैठेंगे। और ये भाजपा बहुत तेजी से कर रही है, कांग्रेस भी कर रही थी। अभी आजकल आपने नेशनल खबर देखी होगी वोट फ्लोटिंग का। 45 लाख वोटर एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा लोकतंत्र पर डकैती पड़ गई? अगर वहां हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा होगा? आप सोचिए, जहां 14,000 में विधायक बन जाता है सतपाल महाराज, रितु खंडूड़ी, ये तुम्हारी रेणु बिष्ट, पहाड़ों में जितने 15,000 वोट पड़ के बन गए विधायक। अगर 15,000 वोट हर विधानसभा में ऐसे फ्लोटिंग बना दोगे तो आप भाजपा को हरा पाओगे, कांग्रेस को हरा पाओगे? ये तो इतने बड़े डकैत हो गए जो लोकतंत्र को ही लूट रहे हैं। हम जनता को समझा रहे हैं धीरे 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 धीरे, मगर क्या करें, सरकारी आदमी को डरा डरा उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बंद कमरे में सरकारी आदमी भी हमें बता रहा है कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो रहा है। रावण का घमंड नहीं रहा, बड़े बड़े रजवाड़े निमट गए, भाजपा भी निमटेगी। और आज आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, इनका नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा एक टाइम पर, क्योंकि ये लोकतंत्र पर डाका डाल रहे हैं, ये बुनियादी सवालों को खरीद रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर से पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। सोचिए हिटलर का क्या हाल हुआ था। मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, मगर मैं किसी का अपमान कर कर अपने को श्रेष्ठ बताऊं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में सबका कल्याण की बात होती है।
मानव जगत के कल्याण की बात होती है, पूरे ब्रह्मांड के जो है कल्याण की बात होती है, तो मैं अपनी पद्धति से बाहर कैसे चला जाऊंगा? और जो कहते हैं हम सनातनी हैं, अंकिता कौन थी? बेरोजगार बच्चे किसके हैं? और जिन मुसलमानों को लिए आप नफरत दिखाते हो, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भाजपा के टाइम पे वही बसाए जा रहे। सब्जी वो बेच रहे, रेडी वो लगा रहे, ठेली वो लगा रहे, सब कुछ तो वो यहाँ कर रहे। नुकसान किसका हो रहा? जो यहाँ का मूल पहाड़ी है, जिसने बीटेक एमटेक पीएचडी कर रखी है, उसको नौकरी नहीं दे रहे, उसको बेरोजगार बना रहे वोट के लिए। और जिनका विरोध कर रहे उनको यहाँ ठेली लगवा रहे, उनके वोटर बना रहे। पासवान के साथ में पूरा बिजनौर मुस्लिम समुदाय उसके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि बाहर का था। तो वहां बाहर का तो मुसलमान भी स्वीकार है और अंदर का तुम्हें पढ़ा लिखा आदमी भी स्वीकार नहीं है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को, ये जो मैदानों में वोट बढ़ रही है ना, ये उसी षड्यंत्र को हम बता रहे हैं लोगों को। पर अगर ये षड्यंत्र इसी तरह से बढ़ता रहा तो आगे की राजनीति के लिए कितना खतरा हो जाएगा? राजनीति तो छोड़िए, लेकिन जो पहाड़ है वो पहाड़ तो बिल्कुल ही वीरान हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर बाहर के लोग इस तरह से बसेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, जो शीर्ष पर है, वो भी बाहर का हो। तो वो दिन भी अब दूर नहीं है। बहुत सही सवाल आपने किया। आपको पता है उत्तराखंड में 75% बनी है क्षेत्र है और 14% हमारे पास कृषि भूमि नहीं है। 10 से 11% कृषि भूमि है, 6 से 7% हमारे पे आबादी भूमि है। आपको पता है आबादी भूमि तो इन्होंने जो है भू कानून से बाहर करी हुई है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को भी बाहर कर दिया और पहाड़ के तमाम संसाधनों पे बाहर वाले बैठ गए। चाहे जड़ी बूटी में रामदेव को ले लो, बिजली परियोजनाओं में रेड्डी पेड्डी को देख लो, सब बाहर वाले बैठ गए। अब जो बची हुई जमीन थी हमारे पास कृषि की, वो सारी कृषि जमीन जो है हमारी बिक चुकी है। वर्तमान में शायद 5 से 6% जमीन हमारे पास ऐसी बची है जो अब हमारे पास अपनी है। आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड बच गया? 25 सालों में बर्बाद कर चुके हैं ये। अब आप कह रहे हो कि ये बर्बाद हो गया तो आप कैसे बचाओगे? ये सवाल आपके मन में आ रहा है। मैं सवाल करने से पहले मैं बता दूं, जिस दिन हमारी सरकार होगी सख्त भू कानून लागू होगा। उत्तराखंड में जिन्होंने जमीनें गलत तरीके से खरीदी वो राजकोष में जमा होंगी, सारी जमीनें वापस किसानों को बांट दी जाएगी। जो 100 बीघे का मालिक होगा उसको 100 बीघे का मालिक बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, हम विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। -40 में भी हमारा आदमी रहता है तो यहाँ 40 गर्मी में भी रहता है। कहने का मतलब है यदि हमको हमारे विषम भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसे अन्य राज्यों को मिला है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, हमने क्या, हमारे पे क्या कीड़े पड़ रहे? हमको क्यों नहीं वो लाभ? उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और फिर वही बात, गुरुकुल नारसर से बद्रीनाथ तक इंच जमीन हमारी कोई लेके नहीं जा सकता। षड्यंत्र से अपने नाम तो करा सकता है, छीन ली भी जाएगी, मगर हम यहाँ के मूल को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की योजना लेकर आएंगे और बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारा राजनीति अगर हमारा उद्देश्य होता तो हम सड़कों पे आज भी मुकदमे ना झेल रहे होते, मार ना खा रहे होते। हमारा उद्देश्य बड़ा पवित्र है, सबको समग्र विकास से जोड़ना। सर, उद्देश्य इतना बड़ा है, दूरदर्शी जिसको हम कह सकते हैं, और ये बहुत ही जमीनी लड़ाइयाँ हैं, जमीनी मुद्दे हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप यमकेश्वर से 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार आप अपनी सीट नहीं बना पाए? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इसको 2 तरीके से देखिए। यदि मेरा उद्देश्य ये होता कि मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो मैं यमकेश्वर से क्यों चुनाव लड़ता? मैं देहरादून से लड़ता। आधे घंटे में सारी विधानसभा घूम लेता है यहाँ। और 600-700 वोट के लिए अगर मैं लड़ना होता, मैं यहाँ लड़ता, 10-12 हजार वोट पाता, घनत्व तो ज्यादा है। हाँ। मैं क्यों वहां लड़ रहा हूं? मेरी हार को आप उस एंगल से देखिए कि कितने काम करने की जरूरत है पहाड़ में, कि उनका घर लूट गया, रोजगार लूट गया, लड़के बेरोजगार हैं, जंगली जानवर बच्चे मार रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, ऐसी स्थितियां बन गई, हम निराशा में जी रहे हैं। उसके बावजूद भी पहाड़ी आदमी पहाड़ी को वोट नहीं दे रहा। तो इसको अज्ञानता से ना जोड़ा जाए। क्या मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मैं रात दिन लगा रहता हूं, रात दिन, डे नाइट, इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और शांति प्रसाद भट्ट चुनाव ना जीते।
समाज जीत के आए, समाज नेता पैदा करे। मैं 10 करोड़ लगा लूंगा, हार जाऊंगा। मैं 1 अरब खर्च कर दूंगा, हार जाऊंगा। क्योंकि जो मुझे हराने वाले हैं वो पैसों से ही तो मुझे हरा रहे हैं, और मेरी जीत समाज की जीत होगी। इसलिए जब पैसा बनाम मुद्दा, पैसा बनाम शांति आएगा तो शांति प्रसाद भट्ट जीत के आएगा। मैं और मेहनत कर रहा हूं, मैं निराश नहीं हूं। नहीं तो एक चुनाव में लोग घर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। मैं 2 चुनाव हारने के बाद तीसरे चुनाव में और ताकत की बात कर रहा हूं, ये सोचकर शायद जागरूक होगा समाज। राज्य आंदोलन के दौर में हमको कहा करते थे ये चंद यूनियन बनाना उत्तराखंड, कभी निवाण 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 निवाण, हमारे घर वाले कह देते थे। पर देखिए 90 के दशक के आते आते सब घुटनों में आए और 2000 में राज्य बन गया। तो सोच बदलने में टाइम लगता है। अभी हमारे लोग पहाड़ के राष्ट्र के नाम पे, सारे तो सैनिक हैं, हर दूसरा आदमी तो फौजी है। वो राष्ट्र के नाम पे दबादब वोट डाल रहा, तब देख रहा कि मेरे लड़का तो फौज के लायक भी नहीं रहा, अग्निवीर बन गया। अरे मेरे लड़के ना छोड़ो, मेरे तो घर में खाने को मुश्किल होगी। अब उस फौजी को डर लग रहा है, मैं मर गया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। अब उसको डर लग रहा है, तो अब देख रहा है वो यूकेडी की तरफ। नहीं यार, यूकेडी अच्छी है भाई, ये लड़ रही है, ये तो कह रही है हम पेंशन भी दे देंगे, ये तो कह रही है कि घर में अपने खेती करो, 200 रुपये रोज लो, ये तो कह रही है महिला को गौरव कन्या धन के तहत हम 200 रुपये रोज देंगे, अपने गाय भैंस चल पार, बकरी रख। यार ये तो बहुत बढ़िया पार्टी है, तो बिना उसके जो है हमको संपन्न करने की बात करिए भाई, यूकेडी को लाओ। अब वही वाली बात आती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज होगा। 177-78 पोलिंग बूथ पहाड़ में होते हैं, एक पोलिंग बूथ 1 किलोमीटर, दूसरा पोलिंग बूथ 10 किलोमीटर पे। तो एक गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा। वो पैसे वाले तो बैठे हुए हैं पोलिंग बूथ के बाहर जलेबी बना के कि वोट दे और जलेबी ले जाए 1 किलो, वहां तो बैठे हुए हैं। ये बोतल वोट दे और बोतल ले जा और बकुर ले जा, पन्नी की थैली में। तुम मालूम है पहाड़ों में जंगलों में पन्नियों की थैलियों में बैठे रहते हैं लोग, और वो वहीं आकलन कर लेते हैं कि वोट पड़ा, थैली मिली, ओ ये हमारा वोट। जो थैली लेने नहीं गया वो हमारा नहीं है, जो दूसरी जगह पे थैली दे रहा है वो वहां उसको। ऐसे आकलन हो रहे पहाड़ों में वोट के। पर शांति प्रसाद भट्ट, जिस दिन उत्तराखंड के अंदर क्रांति आ गई, राजनीतिक क्रांति, तो मैं जिस दिन चुनाव जीतूंगा, तो आपके सामने बोल रहा हूं मैं, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और जिस दिन मेरे गले में माला होगी तो मेरे लिए वो आश्चर्य होगा कि इतनी जनता प्यार भी करती है। मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा हूँ। मर जाऊंगा, मुद्दे नहीं छोड़ूंगा, ना घबराएंगे। उत्तराखंड की जो पवित्र मकसद है राज्य विकास, उस पर हम निरंतर काम करते रहेंगे। तो मेरी हार से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, विकास की बात आई है, राज्य विकास की बात आई है, तो धामी सरकार का एक मतलब अगर उनकी नज़र से हम विकास देखें तो रेल परियोजना, और अगर हम बात करें केदारनाथ की, जो हमारी धार्मिक मान्यता में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है केदारनाथ। बाहर से, विदेश से, देश से लोग इतने सारे वहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ एक नई योजना शुरू हो रही है रोपवे की, तो आप इस विकास को किस नज़र से देखते हैं? बहुत सही सवाल किया आप। फिर ऐसा ना कर दो कि जिन बाहर वालों को उत्तराखंड में आने में दिक्कत हो रही है उनके लिए सीधा हवाई कर दो, नीचे जरूरत ही क्या इंसान की। सत्ताओं का काम होता है आम व्यक्ति को कैसे संसाधन से जोड़ा जाए। वहां रोपवे नहीं बनेगा तो क्या लोग यात्रा बंद कर देंगे? आपको तो ऐसा करना चाहिए था, जगह जगह पे चट्टी बनाकर ऐसा करते कि लोकल आदमी वहां आर्थिक रूप से मजबूत होता। आप रोपवे लगा दोगे, वहां के लोग तो भूखे मर जाएंगे। फिर दूसरा, ठीक है, तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले बैठे हुए हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक बैठे हैं, ये बंद करो दुकान इनकी। ये क्यों कह रहे कि पहाड़ में खांसी भी नहीं मार करनी जोर से, और जब वहां गड़गड़ 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 चलेगा तो क्या हिमालय हमारे कमजोर नहीं होंगे? मूर्ख हैं वहां जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं केदारनाथ की चोटी पे, रात दिन वहां पर रीड कर रहे हैं कि क्या बदलाव आ रहा है मौसम में। वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत दयनीय स्थिति हो गई पहाड़ों की। वो गलत है। मतलब आपको गुजराती को पैसा देना है तो रोपवे बना दो, हेमकुंड में भी बना दो, फिर उसका तत्व खत्म हो गया पहाड़ का। हेमकुंड साहिब में जो हमारे आराध्य हैं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, वो उस एकांत में, उस समय पर, आदिकाल की बात कर रहा हूँ, जब वो उस एकांत में अपना साधना करने गए थे, क्या जरूरत है वहां सड़क देने की? क्या जरूरत है वहां पर इस तरह? आप उनकी भी शांति खोना चाह रहे हो, उस धर्म के तत्व भी खत्म करना चाह रहे हो, और केदारनाथ के भी तत्व खत्म करना चाह रहे हो। धामी तो शराब बेचना बांटने के माहिर हैं, धामी तो खनन बेच करवाने के माहिर हैं, और धामी तो उत्तराखंड लुटाने के लिए माहिर हैं। धामी जी की एक योग्यता बता दो उत्तराखंड आंदोलन में। बस किसी व्यक्ति की पूजा करी, उसकी जीवन भर सेवा करी, उसने तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया, इसके अलावा क्या योग्यता उनकी? अगर वो योग्य होते तो सदन की
में पहाड़ की बेइज्जती हुई, उन्हें तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। मतलब गणित देख रहे हो लाभ नुकसान का, जब देखा बहुत नुकसान हो गया तो कर दिया, और नहीं तो चुप है। ये सब बेईमान लोग हैं। आपको हो सकता है पत्रकार हैं, आपको लगता होगा उस दृष्टिकोण से धामी ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया। डैमेज कंट्रोल करने की जब बात आई प्रेमचंद अग्रवाल के, जो अभी पूरा मैटर हुआ था मामला, तो उसमें महेंद्र भट्ट के काफी सारे बयान सामने आए थे प्रदेश अध्यक्ष के। एक बयान में उन्होंने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि जनता ने अगर चुना है तो जनता का इतना हक बनता है कि वो डायरेक्टली पूछ पाए अपने नेता से, अपने राजनेता से, कि भाई इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि आप जाकर मोदी से बात कीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए। तो राज्य की राजनीति में केंद्र की बात करना, केंद्र के वो भी प्रधानमंत्री को इंगित करना, तो किस तरह से देखते हैं सारे नजारे को आप? देखिए वो बोल तो बहुत गलत गए, हम्म, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना चाहिए पड़ेगा आगे। ये फ्रस्ट्रेशन है। हम्म, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप ऐसे व्यक्ति का नाम ले लेते हो जिनके नाम से आप यहाँ थर पे गए। हम्म, अपनी तो योग्यता है नहीं। आप देखिए महेंद्र भट्ट से पूछा जाए, तुझे पार्टी ने राज्यसभा भेजा, तेरी योग्यता क्या है? प्रदेश अध्यक्ष बनाया, योग्यता क्या है? सिवाय चाटुकारिता, इसके अलावा तो कोई योग्यता नहीं। मेरा तो 42 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैंने तो उसे कहीं मार खाते भी नहीं देखा उत्तराखंड के लिए। और ऐसे उच्च पद पे बैठने के बाद हम ही को सड़क छाप कर रहा है। हम ही को ये भूल गया कि बोल क्या रहा है। चलो हमें तो कहा सड़क छाप छोड़िए, जैसे ही उस पर राजनीतिक दबाव बना तो बोलने लगा मोदी से पूछिए। यानी कि मोदी मूर्ख है। अगर यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई नहीं हो रही तो मोदी मूर्ख है, इसका मतलब वो नहीं कर रहा। समझो ना, बात को समझने का तरीका होता है। और हम तो कहते हैं कि मोदी जी तुम्हें उत्तराखंड से बहुत प्यार है। उत्तराखंड में अंकिता के मामले में तुम चुप हो जाते हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पे आप चुप हो जाते हो, और जैसे चुनाव आते हो दीदी भूलियो, फिर दीदी भूलियो। ये कब तक चलेगा दीदी भूलियो? आपकी बार इस बार आया, आपने फिर हमारी इस्तेसी करके चले गए, बोलो गाम तापो। तो हमने कहा ठीक है, इस आपकी गाम तापो योजना का पहला लाभार्थी हमने प्रेमचंद अग्रवाल को बना दिया। अब इसे कहो गाम ताप। घाम तापने का मतलब उत्तराखंड में गाली होती है, और कौन बांधियो जी बिल्कुल। मवासी लगल तेर मवासी घाम। लगो घाम। तो मवासी तो लग गई इसमें प्रेमचंद की घाम। तो प्रधानमंत्री की इस सफल योजना का पहला व्यक्ति स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, प्रेमचंद अग्रवाल है, वो गाम तापेगा। बिल्कुल, और अभी तो मांग उठ रही है रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट को भी पद से हटाने की, इस्तीफा देने की। तो इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, यूकेडी, यूकेडी का क्या क्या भूमिका है इन सब चीजों में? मैंने कहा ना, मूर्खों को, जाहिलों को सत्ता दोगे तो फिर हमें बात बात पर मांग करनी पड़ेगी। हम्म, पहला विकेट ऋतु खंडूड़ी का गिरना चाहिए था, जिसने संसदीय परंपराओं का अवहेलना करी। वो हम्म, पीठ की सर्वोच्च महिला है, उसका काम था इसको वहीं खत्म कर देना। मगर उसने लखपत बुटोला को तो धमका दिया, जाओ यहाँ से, और उसके साथ में मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही। तो ये पीठ का काम नहीं होता। इसलिए जो भी अराजकता का माहौल बना है उसकी दोषी ऋतु खंडूड़ी है, उसको तुरंत पद से मुक्त कर देना चाहिए था। महेंद्र भट्ट, क्योंकि वो उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बयान से उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा गलत संदेश गया है। उसने तमाम राज्य आंदोलनकारियों को सड़क छाप कह दिया, तुरंत उसको हटा देना चाहिए था। तब तो मुझे लगता कि मोदी जी को उत्तराखंड से प्यार है। मेरी समझ हम्म, में आज तक नहीं आया, उत्तराखंड सारा बिक गया और मोदी जी कहते मुझे प्यार है। वो कैसा प्यार है? सारे गुजरातियों को पैसे वाला बनाना ही प्यार है उनका असली। अडानी अंबानी की गोद में बैठकर देश को लुटवाना ही प्यार है उनका। वो दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, होते कुछ है। यही कारण है अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा कि इसके दीदी बुलियों में नहीं फंसना। हम्म। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे एक नई चिंगारी देखने को मिल रही है कि युवा जो हैं, अगर हम खासकर युवाओं की बात करें, तो युवा एकजुट हो रहा है। युवा जो बात कही जाती है ना कि उठा जागा उत्तराखंडियों, तो एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि अब युवाओं में नई चेतना आई है, वो समझ पा रहे हैं कि हमारा भला बुरा किस चीज में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगामी जो चुनाव है उसमें यूकेडी की क्या रणनीति है? बहुत सिंपल है, पहाड़ से पलायन रुके, गांव के व्यक्ति को विकास से जोड़ा जाए। ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी देहरादून में, हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज भी देहरादून में, विधायक भी देहरादून में, सरकार भी देहरादून में, तो राज्य बना किसके लिए? हमारा ये कहना है पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं वो पहाड़ों में जाएं, डायरेक्टर ऑफिस तक जो है हमारे पहाड़ों में बैठे, ताकि तभी तो जनता के काम होंगे।
बद्रीनाथ का आदमी देहरादून काम कराने आएगा तो बेचारा 10-15 हज़ार रुपये तो गाड़ी की चाहिए। हम्म। तो देखिए होता क्या है, हमारा मैदान और पहाड़ का मतलब नहीं, हमारा एक कहना है कि एक बहुत बड़ा भूभाग है जो विकास से वंचित है, जिनके लिए राज्य मांगा है, उन्हें विकास से जोड़िए। सरकारी अमला ऊपर चला जाएगा तो सब कुछ ठीक है। जब माइनस डिग्री में आईटीबीपी का आदमी बर्फ में नौकरी कर सकता है, तो जो पहाड़ में नौकरी नहीं कर सकता वो चला जाए छोड़ के। वो विधायक जिसे पहाड़ में ठंड लगती हो वो घर बैठे, कहाँ मना कर रहे हैं हम। मगर अगर हम सरकारी ऑफिस ऊपर चढ़ा देंगे तो देहरादून से जनसंख्या विस्फोट कम होगा, देहरादून की आबो हवा ठीक होगी, और जितना भी घनत्व यहाँ पर जनसंख्या का हो रहा है वो कम हो जाएगा, राज्य ठीक हो जाएगा। भाई शांति प्रसाद भट्ट को नौकरी करनी है वो जाए केदारनाथ में कर ले, क्या दिक्कत आ रही? नौकरी करनी है कर, नहीं जा, जिसे पहाड़ में रहना है वो करेगा। कहने का मतलब है पहाड़ का विकास तभी संभव है जब पहाड़ की मशीनरी पहाड़ में बैठेगी। अब क्योंकि पूंजीपतियों की सत्ता हो गई है तो पूंजीपति अपनी सुविधा के अनुसार हाँक रहे हैं यहाँ पर विधायकों को। यहाँ के मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक 3 बार चेहरा देखता है शीशे में, यार मैं वाकई मुख्यमंत्री हूँ, मुझे तो कोई भी आके धमका जा रहा, दिल्ली से आ रहा वो धमका रहा, गुजरात से आ रहा वो धमका रहा, मैं सारा कुछ तो उसी को दे रहा, उसके बावजूद भी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा मैं मुख्यमंत्री हूँ। कभी अड़ोसी से पूछता, कभी पड़ोसी से पूछता। ये स्थिति तो यहाँ के मुख्यमंत्री की है। लगता है आपको एक मुख्यमंत्री दिल्ली वाला बैठा, वो दिल्ली वाला, वो यूपी वाला, वो दिल्ली वाले को नहीं सुनता? बिल्कुल। वो अपनी माँ है तो अपनी पूरा जोग लट पे, वो जो गलत दिखा रगड़ दिया। हमारा मुख्यमंत्री दिख रहा है ऐसे, भू माफिया धमका के जा रहा, खनन माफिया धमका के जा रहा, सब धमका के जा रहे हैं और वो चुपचाप बैठा हुआ। ये चरित्र नहीं है, क्योंकि योग्य नहीं है इसलिए डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और उत्तराखंड को, मैं खुद एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा भी यही कहना है सभी दर्शकों को भी और जितने भी मेरे युवा साथी हैं कि अगर उत्तराखंड में बदलाव देखना है तो सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल अपना भला बुरा खुद पहचानना होगा बिल्कुल कि जिनको हम चुन रहे हैं। एक बात ये किसी नेता ने ही मुझे ये बात कही थी कि अगर हम किसी को चुन के ला रहे हैं उस टाइम तो हम एक रात की राजनीति में बदल जाते हैं, जो उन्होंने कुछ हाँ, जो भी XYZ जो भी मिल गया उसमें हम बदल जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल हम रोए ना। अगर हम एक रात में बदल रहे हैं किसी के कुछ भी बहकावे से तो फिर 5 साल भी भाई शांत बैठो। तो वही चीज है कि अगर आप 5 साल अपने मुद्दे, अपनी व्यथाएं अगर आपको अपने तक रखनी है तो ऐसे लोगों को चुनो, नहीं तो फिर मैं लौटो। इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। हम्म। 1 साल में 365 दिन, 5 साल में 1825 दिन। आप 15 दिन की धुआं चौकड़ी में क्यों अपने 1800 दिन बर्बाद कर रहे हो? वही ये जनता को समझना है। और राजनीति की इच्छा शक्ति देखनी है तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। उड़की डंडेरा में प्रकाश कांति है आंदोलनकारी, यहाँ से नीचे डेड है, वो मेरा भाई है। जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मैं 3 महीने उसके हॉस्पिटल में उसके बाहर रहा हूँ बैठा। अगर जिजीविका देखनी है तो जाके उसकी देखना। मृत्यु की सैया में पड़ा हुआ था और जब उसने 2-3 महीने बाद आंख खोली तो उसका पहला सप्ताह, मुझे बाबूराम की गोली मार नहीं सकती, मैं जिंदा रहूंगा, जिसे डॉक्टर ने डेड कह दिया था, केवल ब्रेन काम कर रहा था उसका। और वो आज जब वो ठीक हुआ, कम से कम 7-8 तो डिग्रियां ली उसने। मैं इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। यूकेडी ऐसी नहीं बनी, और आज की डेट में अपना कॉलेज स्कूल चला रहा है, किसी का आश्रित नहीं बना। स्वाभिमान इसको कहते हैं। तो जो कि जिनके दिमाग में गलत फहमी हो ना कि 4 दिन में संघर्ष करके बहुत कुछ बन जाता है, मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है प्रकाश कांति रुड़की में। एक तो मेरा भाई है, दूसरा जब आदमी इतना बुरी हालत में रहे कि शरीर काम नहीं कर रहा है, दूसरे पे आश्रित है, उसके बाद वो एक कॉलेज खड़ा करके चला रहा है, इसी को उक्रांत कहते हैं, इसी को पहाड़ी कहते हैं, इसी को सच्चा सिपाही कहते हैं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ, जो 4 दिन संघर्ष करते हैं ना, वो अपनी मूंछों में ताव देते हैं, बाल भले ना आए हों कि हमने बहुत कुछ किया। अगर सीखना है तो प्रकाश कांति से सीखिए। ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। और बिल्कुल ये स्वाभिमान मैं तो कहती हूँ कि हर पहाड़ी के अंदर होना चाहिए। ये इच्छा शक्ति हर पहाड़ी के अंदर होना चाहिए कि हमको भटकना नहीं है, हमको देखना है कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है, हमारा उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है, और अगर उसको सही राह पे लाना है
तो हमको ही सोचना होगा, अपनी बात पे टिकना होगा, सबसे बड़ी बात। नहीं तो ये तो अक्सर देखा जाता है कि जब आंदोलन होते हैं तो जुड़ बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, किसी को चुनने की बात आती है, तो वो जो आंकड़ा होता है वो सिमट जाता है, कम हो जाता है। तो ये हम सभी को ही समझना होगा, हम सभी को देखना होगा कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। और इसी के साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे आज की चर्चा करके बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो जिनका मेरे लिए भी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम भी इस उसी जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को बना बनाया देखा है। अब बदलाव देख रहे हैं जो हो रहे हैं, आज वाले बदलाव जो हो रहे हैं, तो हमको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि असल में उत्तराखंड क्या था और अब क्या बन रहा है। तो मैं आपको एक बार शुभकामनाएं देती हूँ भविष्य की राजनीति के लिए, और एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम में आने के लिए। बुरा मत मानना बेटा, कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। पर एक चीज जरूर है, बहुत छोटी उम्र पर मंझी भी बहुत है। इतने सवाल तुम कर गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। तो दर्शकों, आज हमने उत्तराखंड के ऐसे ऐसे बिंदुओं पे चर्चा की जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उत्तराखंड से जहां से भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जरूर ठान लें, ये जरूर समझ लें कि आपका भला किस चीज में है और आपका बुरा किस चीज में है। खैर, बाकी चर्चाओं को लेकर, बाकी कार्यक्रम को लेकर मैं फिर से मौजूद होंगी। तब तक आप देखते रहिए ITG टॉक्स। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड के चैनल से बात हो रही है, तो बाकी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।